डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें किस तरह से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए और जो बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं और वो बेसिकली जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के लिए हमें किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनके तरीके से हम इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेट जेआरएफ जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो क्या चाहते हैं हमसे बेसिकली। जो जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे सामने आई वो यह था कि जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। पहले तो 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं पेपर 1 में। हालांकि ये बात सही है कि नेट पहले की अपेक्षा अब आसान हो गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया कि सिलेबस को काफ़ी ब्रॉड कर दिया क्रॉस सेक्शनली। जैसे आप देखते हैं कि जो 10th यूनिट है पूरा का पूरा नया है, उसमें कुछ सब कुछ पहले उस तरह के विषय नहीं थे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है जो कि वो वास्ट सिलेबस है, तो और इसमें काफ़ी ऐसे डेट्स होते हैं और वो टाइम तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये दो चैलेंजेस जो मैंने फेस किए और मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स भी फेस करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं इस विषय में। तो इसके जो रीज़न है वो मैंने देखा कि रीज़न ये है, पहला तो ये है कि मैं खुद देखता हूँ कि मैं क्रोनोलॉजी के साथ, टाइम पीरियड के साथ बहुत ज़्यादा चिपका रहा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहा कि टाइम लाइन के साथ कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब कब हो रहा है, टाइम लाइन को लेके बहुत ज़्यादा मैं कंसर्न था। और दूसरी बात ये थी कि इस बात को मैं नहीं कर पाया जज कि जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं वो एक स्टैंडर्ड के नहीं हैं और उनको अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। सभी क्वेश्चन एक जैसे नहीं हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने होते पेपर में। अब देखिए वो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी ह्यूमन है, उनके भी अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं या ईगो है, उसको हर्ट नहीं कर सकते आप। इसलिए वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो नेट में जो रेशियो होता है वो होता है 40% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, 30 इजी कह सकते हैं, इजी तो नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और 30 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं उन 100 क्वेश्चन में जिनको टच करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। अदरवाइज इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हम उनको भी अटेम्प्ट करते हैं। इस तरह से इनका है कि काफ़ी ब्रॉड है। और जो हम टाइमलाइन पे बात कर रहे थे तो टाइमलाइन के क्वेश्चन आने बंद हैं, नहीं आते अब जनरल, दूसरे एग्जाम्स में भी नहीं आते। क्योंकि मेरा लेक्चर है ये, हालांकि फोकस तो नेट पे है लेकिन दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इस पर आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन जो टाइमलाइन वाला क्वेश्चन है, टाइम ईयर वाला और कब क्या, वो क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं हिस्ट्री के, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो अब काफ़ी उसको ग्रैप्स कर लेते हैं आसानी से। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि सिर्फ टाइमलाइन से जुड़ा हुआ सवाल करना हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं हो सकता। हिस्ट्री बहुत ही एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसके साथ टाइमलाइन पे सवाल करके आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो जो एग्जामिनर है वो इसको अवॉइड करते हैं। बहुत रेयर क्वेश्चन आप देखेंगे कि टाइमलाइन से जुड़ा हुआ कोई ईयर से या कोई घटना कब हुई, इससे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। और जब आता है तो उसके पीछे कोई छोटा बहुत कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है, तभी वैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके इसके काउंटर में जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कशन की, हम क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने माना है कि हिस्ट्री की तैयारी के लिए दो चीज़ें आप फोकस ज़रूर करें। दो चीज़ें, एक तो सिलेबस का साथ ना छोड़ें, जो सिलेबस है उसको आप देखते रहें, टाइम दें उस पर। और दूसरा कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी हैं, मॉडर्न नई नई जो है, दो नई तो क्या फिर भी 15 साल हो गए उसके, और जो पुरानी वाली 3 हैं, तमिलनाडु बोर्ड के टेक्स्ट बुक हैं या फिर इग्नू का स्टडी मटेरियल है बीए एमए का, ये टेक्स्ट बुक्स हैं। इनके बाहर मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री के स्टूडेंट को, कुछ भी उसको नेट करना हो, कोई भी एग्ज़ाम करना हो। ठीक है, राइटर्स ने अपने बुक्स लिखे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और जैसे आपको कोई राइटर बताएंगे वो काफ़ी पुरानी बुक है, जैसे आर एस शर्मा की बात करते हैं, बहुत अच्छी किताब है। श्रीमाली की किताब अच्छी है एंसेंट में के लिए। मजुमदार की बुक्स या एस सी वर्मा की बुक मॉडिवल के लिए नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। लेकिन बात है कि वो पुरानी किताबें हो गई हैं, बहुत कुछ नया आया है। हिस्ट्री जो है वो बहुत जीवंत सब्जेक्ट है और नई नई बातें जुड़ती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इन किताबों से पढ़ के कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन सवाल अब पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है। वो थोड़े अलग अंदाज में सवाल पूछते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें।
और टाइमलाइन वाला जो सिस्टम है उसको छोड़ दें। तो उन्होंने 3 जो बेसिक एलिमेंट्स मैं क्वेश्चन के पैटर्न ढूंढ पाता हूँ वो यहाँ पे मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो है कि पहले तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ की बात वो करते हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे ऊपर यही लिखा है, और 40-50 उन्होंने टर्म्स दिए भी हैं जिनको समझना है। सिलेबस आप जब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए पढ़ना, JRF नेट के लिए, तो ये टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, बेसिकली कीवर्ड्स हैं ये। इनके बेस पे आप इनके इर्द गिर्द का हिस्ट्री पूरा समझ सकते हैं कि क्या था उस समय का, जो भी कभी सोसाइटी का भी है, कोई पॉलिटिक्स का है, कोई रिलीजन का है। जो दूसरी बात है वो है कि पर्सनैलिटीज़ पे ये सवाल करते हैं। पर्सनल जो पर्सन्स हुए जो टाइम टू टाइम उन्होंने जो रोल प्ले किए सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में, जैसे भी हो वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही एक थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टडी करके जाते हैं, कि वो बुक्स और राइटर्स ऐसे पूछते हैं जो आप कई बार ऐसा होता है जो हमने सुना ही नहीं है। तो ये एक 3 जो बेसिक मैंने देखा कि इन पे अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपके लिए, अगर आपका पेपर बशर्ते नेट का पेपर 1 का तैयारी आपका अच्छा हो, तो नेट करना या JRF करना आपके लिए कोई टफ काम नहीं है। लेकिन उसके लिए आप इन 3 चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा और अपने उस पुराने पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं टाइमलाइन को लेके, किसी पर्सन को लेके कि ये अकबर ने किस तरह से किया, अशोक ने किस तरह। ठीक है, वो जानना ज़रूरी है, लेकिन उतने में सिमटने से नेट आपसे संतुष्ट होने वाला नहीं है। नेट चाहता है कि आप, नेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा उनको खोल के देखें, क्वेश्चंस को ब्रॉडली समझे, क्लियर हो, आपका सुलझे हुए मानसिक स्थिति में आप हों जब आप पेपर देने आए हैं, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं जो अपने आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये इन तीनों चीज़ों पे फोकस करूँगा। पहले हम जो बात करेंगे वो टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं, तो उस तरह के कीवर्ड्स पे हम बात करेंगे। कोई 100-200 कीवर्ड्स, 200 के आसपास कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, और फिर उसके बाद हम पर्सनैलिटीज़ पे चलेंगे, उनको सेंटर में रख के फिर हम हिस्ट्री पूरा स्टडी करेंगे। तीसरी बार हम क्या करेंगे कि कोई 200 बुक्स का लिस्ट, जो खासकर जो 19th और 20th सेंचुरी में बुक्स लिखी गई हैं उनका एक लंबा लिस्ट है जिससे हम और अनअवेयर हैं, उनको समझेंगे, उनके राइटर्स को समझेंगे। और हाँ, कई बार ऐसा है कि वो किसी खास एजेंडा से बुक लिखी गई है, किसी खास रीज़न से, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे किस सर्कमस्टांसेज में वो बुक लिखी गई, और जो आदमी था उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने बाद में किस तरह से काम किया। हम उस राइटर को भी समझना चाहेंगे कि उसने क्यों ऐसी बुक लिखी और क्या रीज़न रहा होगा। तो ये 3 टारगेट्स हम पहले अचीव करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। एक सेकेंड स्टेप भी आएगा, जब इतना कर लेंगे फिर। आज का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। आज मैं 5 आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखते हैं कि आप किस तरह से लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को। जैसे पहला मैंने यहाँ पे रखा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि, हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं इसको। जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है हैंड रिटन टेक्स्ट। अब हैंड रिटन टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, क्यों है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इसको इंस्क्रिप्शन के रिस्पेक्ट में समझें। अकेले मैन्युस्क्रिप्ट का समझेंगे, को समझना चाहेंगे तो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसको जब कंपैरेटिवली समझेंगे, इंस्क्रिप्शन के साथ कंपैरिजन करके, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम यहाँ पे अभी करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। पाम लीफ या बार्क ऑफ बर्च, बार्क ऑफ बर्च जो है ये भोज वृक्ष कहते हैं। भोज वृक्ष के छाल पे और तार पत्र पे जो लिखी गई पुरानी कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, उनको हम कहते हैं पांडुलिपि। इस कहाँ मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं हमें मंदिरों से, मठों से, और कुछ ऐसे पंडित्स भी हैं जिन्होंने इसको अपने पास अपने उसमें रखा हुआ है, काफ़ी प्रिजर्व करके संभाल के रखा हुआ है। ये पुराने राइटिंग्स हैं, एंशिएंट पीरियड के ज़्यादा मिलते हैं। टॉपिक्स डिस्कस्ड क्या हुए हैं इसमें टॉपिक डिस्कस हुए हैं जो रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड हैं, जो प्रैक्टिसेस थे उनके जो रिचुअल थे उसके बारे में डिस्कस है, राजा के जीवन के बारे में हैं, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, जो युद्ध हुए उसके बारे में हैं, वॉर मेमोयर्स हैं इसमें। इसी तरह इसकी भाषा क्या क्या है, तो संस्कृत है, प्राकृत है, तमिल है। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा किस पे गया है, ये कहाँ से मिल रहा है, इसमें कौन कौन सी बातें उठाई गई हैं, और इसमें भाषा का इस्तेमाल क्या है, लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल किया गया है। आगे चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है हमारा, इंस्क्रिप्शन। अब जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक बार यहाँ बता दूँ कि मैंने आपको बताया ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है।
इस तरह के और भी आप देख सकते हैं कि ये एक हालांकि ये पेपर पे लिखा हुआ है, ये बाद का है। जब पेपर इंडिया में आ गया उसके बाद, चूँकि पेपर तो चाइना में इन्वेंट हुआ था, जब इंडिया में आ गया तो पेपर पे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए। तो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट से आप एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट मटेरियल पे जो लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट हैं। अब ये आगे देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। जो इंस्क्रिप्शन है वो पहली बात यहाँ आ गई कि राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो एक बेसिक डिफरेंस मिल गया। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में शिलालेख, उत्कीर्णन या अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं टेम्पल से, मोनेस्ट्री से, किसी मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। कई बार हमें किसी शहर में मिल जाते हैं, जैसे प्रयाग में मिल गया हमें, जैसे महरौली में मिल गया, जैसे बेस नगर का पिलर है वो शहर के बीचों बीच है। इस तरह के मिलते, कई बार गुफाओं में मिल जाते हैं, जैसे आप उदयगिरी की जाते हैं गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में जाते हैं। आप साउथ में भी मिल जाते हैं जो नापान का है, और पूरा का पूरा ये जो आज का महाराष्ट्र है वो तो भरा ही हुआ है केव्स के पेंटिंग से, और इस तरह के इंस्क्रिप्शंस भी हैं वहाँ पे। उसका स्टोन पिलर्स पे मिल जाता है, अशोक के जितने भी हमें मिलते हैं वो स्टोन पिलर्स पे ही हैं। फिर आयरन पिलर्स पे भी मिलते हैं, जो महरौली वाला बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए। ये एक एग्जांपल है आपके स्टोन इंस्क्रिप्शन का। अब देखिए टॉपिक क्या क्या डिस्कस होता है इसमें टॉपिक डिस्कस है ग्रांट्स, जो ज़मीन या जो धन दिया जाता था किसी खास संस्थान या किसी खास व्यक्ति को, तो उसकी प्रूफ के रूप में ग्रांट्स का यूज होता था। पैंजरी क्या होता है? प्रशस्तियाँ जो हैं उनको पैंजरी कहते हैं। तो जो प्रशस्ति है वो उसमें क्या होता है, उसमें राजा की तारीफ़ होती है कि राजा इस तरह से उसने सारा कुछ अच्छा किया, इस तरह से। एक जो ड्रॉबैक यहाँ पे निकल के आता है इस इंस्क्रिप्शन का, कि आप किसी इंस्क्रिप्शन में ये नहीं देखते कि कोई राजा कभी हार गया हो। हम हमेशा राजाओं को जीतते ही हुए दिखाया गया है। तो ये एक ड्रॉबैक निकल के, आप इसको वीक पॉइंट कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन का एक हमारा एक ड्रॉबैक भी है। जब आप इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपको आएगा कि कभी किसी राजा ने ये नहीं अपने उसमें लिखवाया कि मैं वहाँ, तो सब जब जीत रहे हैं तो कोई तो हार रहा था ना, तो जिसने हारा तो कौन लिखवाएगा कि मैं हार गया। तो ये इसकी एक वो है कि ये वन साइड थोड़ा सा एक पक्ष ही दिखाता है, जो अच्छा है वो दिखाता है। इसमें जो बिजनेस डील्स हुए उस टाइम के वो मिलते हैं हमें। कॉपर प्लेट्स है बेसिकली ये। डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स जो राजाओं ने दिए लोगों के लिए, जैसे खासकर बुद्ध का जो है उसने जो हर जगह पे लगवाएं अपने स्टोन पिलर्स लगवाएं और सारा कुछ, कि भाई लोग इसको, क्योंकि उसका एक्सपैंड हो गया था काफ़ी एरिया, तो उसने देखा कि अब लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप कैसे अच्छे से रह सकते हैं। तो उसने इस तरह के इंस्क्रिप्शन उन्होंने कार्य करवाएँ कि लोग अब अच्छे से रहना सीखे। लैंग्वेजेस क्या क्या हैं? संस्कृत है, प्राकृत है, तमिल है। तो अब मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार मैन्युस्क्रिप्ट को और इंस्क्रिप्शन को कंपैरेटिव स्टडी करें और डिफ्रेंशिएट करें कि डिस्टिंक्शंस डिफरेंस क्या क्या है। और उनके बेस पे क्या होगा कि आपको ये एक असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बनेगा, और छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से मेटल इस्तेमाल होगा तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में चला जाएगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा तो वो इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। जो थर्ड आज का मैंने कॉन्सेप्ट के लिए जो मैंने टर्म को चुना है वो है रोजेटा स्टोन। ये रोजेटा स्टोन क्या है? तो रोजेटा बेसिकली एक जगह है। रोजेटा एक बेसिकली जगह है आपके नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ इजिप्ट में, जहाँ पे इन बिटवीन जब नेपोलियन ने अटैक किया था यहाँ पे 1799 में, तो उसके एक कमांडर ने जिसका नाम पियरे फ्रेंकोइस बोकार्ड था, उसने यहाँ पे एक ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ढूंढ निकाला एक मंदिर से। अब ये ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो कि रोजेटा में मिला, जो इजिप्ट में है, वो हमारे इंडियन हिस्ट्री और खासकर नेट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसका इम्पोर्टेंट यहाँ दिखता है लास्ट लाइन में। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ ये कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। जो 2 भाषाएँ थी वो थी इजिप्ट की पुरानी भाषाएँ और पुराने स्क्रिप्ट थे, और एक जो थी वो एंशिएंट ग्रीक था, जो यहाँ देख लिखा है कि एंशिएंट ग्रीक इस्तेमाल हुआ था उसमें। अब ये जो एंशिएंट ग्रीक था, ये लोग इसको डिसाइफर कर लेते थे, उस समय तक पढ़ा जाता था इसको। तो अब क्या हुआ कि इस अभिलेख में जो एंशिएंट ग्रीक में राजाओं के नाम लिखे गए थे, उनके जो अक्षर थे उनके आधार पे जो इजिप्शियन जो 2 और हमारे पास इंस्क्रिप्शन थे इसमें, उनमें उन अक्षरों को पहचाना गया तुलनात्मक अध्ययन करके। कि जैसे मान लो राजा का नाम नरेश है, तो नरेश एंशिएंट ग्रीक में पढ़ लिया कि नरेश है, तो अब 9 के लिए इजिप्टियन में कौन सा अक्षर का इस्तेमाल, कौन सा सिलेबल का इस्तेमाल किया गया है, उसको पहचान लिया।
तो इस तरह से पूरा का पूरा भाषा पढ़ लिया गया, पूरा का पूरा इस लैंग्वेज को पढ़ लिया गया, और उसके बाद ऐसे कितने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, उनको भी पढ़ने में आसानी हुई। लेकिन जो हमारा हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलता है वो मोनोलिंगुअल है, एक भाषा में है, और इस वजह से हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। वो पिक्टोग्राफिक भी है। तो अगर हमें भी कोई ऐसा अभिलेख मिल जाता जिसमें कि 3 भाषा होते तो ये हमारे लिए आसान हो जाता। खैर, ये एक अभी तक हमारे लिए विषय बना हुआ। तो रोजेटा स्टोन का जो विषय है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। रोजेटा स्टोन, रोजेटा इज बेसिकली ए प्लेस इन नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ऑल्सो नोन एज द रासिद, जहाँ पे 1799 में जब नेपोलियन ने अटैक किया था इजिप्ट में, उसके एक कमांडर ने जिसका नाम पियरी फ्रेंकोइस बोकार्ड था, वहाँ पे उसने एक ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ढूंढा, जो कि ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, और इसकी वजह से इस स्टोन का नाम रोजेटा स्टोन हो गया। रोजेटा स्टोन बेसिकली, ये स्टोन जो है वो ग्रेनाइट डायोराइट है, लेकिन ये ब्लैक कलर का इस तरह का स्टोन है, लेकिन चूँकि ये रोजेटा में मिला इसलिए इस स्टोन का ही नाम रोजेटा हो गया। समझ रहे बात आप? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हड़प्पा के स्क्रिप्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म है। ठीक है, इससे आपको 2-3 बातें समझ में आई होंगी, जैसे कि नेपोलियन किस टाइम में था, कब उसने अटैक किया। ये एक पैसिव स्टडी है जो चलता रहता है साथ में। जो फोर्थ टर्म है ये आज हम डिस्कस करेंगे, हुनासागी। हुनासागी एक जगह है कर्नाटका में, और ये क्यों फेमस है? तो ये इसका जो फेमस होने का रीज़न है उसका आंसर यहाँ है कि सिंगल साइट इन इंडिया ऑफ लाइमस्टोन टूल फैक्ट्री। सिंगल साइट इन इंडिया ऑफ लाइमस्टोन टूल फैक्ट्री, इंडिया में एकमात्र ऐसा साइट है जहाँ पे कि लाइमस्टोन टूल्स का फैक्ट्री मिला है, जहाँ पे कि लाइमस्टोन के टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, हालांकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे साइट, अर्ली पैलियोलिथिक बहुत सारे साइट मिले हैं, लगभग 15,000 स्टोन टूल्स में मिले हैं हमें। कर्नाटका में जगह है, ये कम से कम जो टूल्स मिल रहे हैं वो लगते हैं कि कोई 5 लाख साल पुराने हैं, उससे उस कम से कम 5 लाख साल पुराने होंगे, उसके पहले के ही होंगे। यहाँ पे एक और जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स हैं जो सिर्फ फैक्ट्री साइट्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, लोग वहाँ रहते भी हैं और वहाँ पे टूल्स भी बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ फैक्ट्री साइट्स हैं। तो हुनासागी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। द पर्सपेक्टिव इज़ द सिंगल साइट इन इंडिया दैट हैज़ द एविडेंसेज ऑफ लाइमस्टोन टूल फैक्ट्री। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है, आज ये हमने इस्तेमाल 5वां जो हमारा आज का है ये है कि दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग क्या है? दाऊजली हेडिंग बेसिकली एक प्लेस का नाम है जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली में, असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मपुत्रा वैली में। ठीक है, प्लेस है। अब ये क्यों फेमस है? देखिए, ये एक न्यूलिथिक साइट है, और ये न्यूलिथिक साइट, और यहाँ पे एक जेडाइट करके एक स्टोन मिलता है हमें। जेडाइट करके, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में, ये जेडाइट स्टोन है। अब ये जो जेडाइट स्टोन है ये यहाँ पे मिला। दूसरा, यहाँ पे एक हमें मूसल का एविडेंस मिला है, जो पेस्टल कहते हैं, पेस्टल, तो ये यहाँ पे मिलता है हमें। फॉजिल वुड और पेट्रीफाइड वुड के टूल्स मिलते हैं हमें। जैसे लकड़ियाँ बहुत पुरानी हो जाती है तो पत्थरों की तरह मजबूत हो जाती हैं, जैसे कोयला भी है, वो भी फॉजिल वुड है, तो उसके टूल्स वहाँ पे मिलते हैं हमें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इसका यहाँ पे मेंशन होने का नेट के लिहाज से, वो ये है कि दाऊजली हेडिंग जो है, देखिए यहाँ पे हमें ये जो पत्थर मिला जेडाइट, इसका हालांकि आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इस्तेमाल करते हैं लोग इसको, और रिंग्स बना के उसको हाथों में पहनते हैं। और जेडाइट जो है ये बेसिकली चाइना में मिलता है। तो जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने क्या इससे डिसाइफर किया या क्या रिकन्स्ट्रक्ट किया, आप देखिए किस तरह से कि चूँकि ये आसाम में है, आज के आसाम में, तो इन्होंने कहा कि भाई नॉर्दर्न इंडिया से या इंडिया से चाइना जाने के लिए जो रूट था वो कहीं ना कहीं दाऊजली हेडिंग से होके जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये पत्थर मिल रहा है। तो देखिए किस तरह से हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट होता है, कौन कौन से उसमें टर्म्स हम, कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इसको। तो इस तरह के और भी 2-4 साइट आगे मिल गए होंगे, तो इस तरह से पूरा का पूरा इन्होंने रास्ता डिसाइड कर दिया कि यहाँ से होके जाता था। तो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ गेस करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं ना, इनको आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म्स हैं ये
आपको शायद कुछ लोगों को आश्चर्य भी हो, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, और वो भी पहले 30 पेजों में से हैं ये। इन द फर्स्ट 30 पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री बुक, मॉडर्न वाला, जो नया मॉडर्न मीन्स की जो लेटेस्ट पब्लिकेशन पब्लिश्ड है। तो इस तरह के उसमें टर्म्स है, और नेट यही सारे पूछ देता है, तो फिर हम कई बार रुक जाते हैं कि ये क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम टफ पढ़ने के चक्कर में, टफ के पीछे भागते भागते जो नॉर्मल चीज़ें थे वो नज़र के सामने से गुजर जाती है और हम उनको छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये नेट कभी वो नहीं करेगा कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये क्लास 6 का है, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको थोड़ा देखिए, और अब जाके एक बार एनसीईआरटी पलट के देखें। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है उसका नेट पे, आपको पता है, तो आप उसको देखें कि आपको और इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम टू टाइम इस तरह के ना टर्म्स पे बेस्ड पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करने का, क्योंकि वो पैटर्न जो टाइमलाइन वाला है वो कहीं ना कहीं अब ऑब्सोलीट हो गया है, उसको उससे काम नहीं चल रहा है, खासकर नेट के लेवल के एग्ज़ाम के लिए, या इवन यूपीएससी में भी आप देख रहे हैं तो वो अब टाइमलाइन वाला मुद्दा, क्योंकि एक तो एंसेंट का पूरा टाइमलाइन डिबेटेबल है, उसमें काफ़ी सारे विवाद हैं। जो मिडाइवल और मॉडर्न का टाइम लाइन है तो उसमें फिर इतने सारे पॉलिसीज़ और इवेंट्स हैं कि कहीं ना कहीं इतना इतना टाइम नहीं होता कि उस चीज़ को के पीछे पड़े रहें और बाकी विषयों को छोड़ दें। मतलब फिर जस्टिस नहीं होगा सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और आप किताबों की भी बात होती है, कौन सी किताबें पढ़ें, तो किताबें इंपॉर्टेंट है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि सिलेबस प्लस टेक्स्ट बुक्स इज़ इनफ। और इस तरह की चीज़ों को एक पैटर्न डेवलप करिए कि आप जब भी कोई नया टर्म मिले, आपको कॉन्सेप्ट मिले, तो उनको आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, और आप उसको देखें, उसके पीछे जाके देखें कि जैसे रोजेटा टर्म आया तो रोजेटा से क्या, रोजेटा अगर कहीं आपको दिखा तो आप उसके डिफरेंट मीनिंग्स को निकालने की कोशिश करें। ठीक है, फिर हम आगे इस तरह के विषय पे फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई सजेशन हो तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।